India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रहेंगे संजय सिंह। ईडी ने नहीं किया जमानत का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे, सार्वजनिक बयान देने पर रोक, फैसला नहीं माना जाएगा। मिसाल भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार। एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का दिया आखिरी मौका। रामदेव के वकील ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। कोर्ट ने कहा आपने हर सीमा लांघकर रख दी। तमिलनाडु अवैध रेत खनन घोटाला मामले में जिला कलेक्टरों के ईडी समन की तामील नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। 25 अप्रैल को ईडी के समक्ष पेश होने का दिया एक और मौका। कहा पेश न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली कोर्ट ने दोषपूर्ण पीएमएलए जांच के लिए ईडी को लगाई फटकार। कहा ईडी को जल्द और निष्पक्ष जांच करना चाहिए सुनिश्चित। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी। सुनवाई पूरी होने तक संजय सिंह बेल पर रहेंगे। ईडी से कोर्ट ने पूछा था क्या आप संजय सिंह की जमानत का विरोध करते हैं, जिसके बाद ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अब संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए ये भी आदेश दिया कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि सिंह 6 महीने से जेल में हैं, तो इसे देखते हुए बताइए कि क्या ईडी को उनकी और कस्टडी की जरूरत है। पीठ ने एसवी राजू को यह भी बताया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला है। उनके ऊपर जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है। इससे पहले संजय ने हाईकोर्ट में भी कहा था कि वो महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका भी सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है, क्योंकि ईडी ने कहा कि उनकी हिरासत अब आवश्यक नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि संजय सिंह की जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। पीठ ने ये भी कहा कि आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि संजय सिंह को मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। सुबह के सेशन में संजय सिंह जी के लिए बेल पे हमारी तरफ से डॉक्टर सिंह भी साहब बहस कर रहे थे और उस पे उन्होंने पूरा मुकदमा रखा।
कैसे संजय सिंह जी को इम्प्लीकेट किया गया इस मुकदमे और कैसे कोई मुकदमा नहीं बनता। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां दी, सवाल पूछे ईडी से, और फिर लंच पे उठते उठते जब कोर्ट 1 बजे उठ रही थी तो उस वक्त ईडी से ये बोला कि आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, वरना हम फिर ऑर्डर डिक्टेट करेंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस ईडी 2 बजे लेके आए और उन्होंने कहा कि अभी हम संजय सिंह का बेल का अपोज, मतलब वी डोंट रिक्वायर हिम इन कस्टडी, और उसके आधार पे बेल हो गई। बहुत खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही, और सब खुश हैं। तो आपको पूरा विश्वास था कि उनको जमानत मिल जाएगी? हमको पूरा एकदम आई होप्ड, पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है, उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई आज तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन, उतनी ही खुशी आज मिली है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस बारे में निर्देश लेने को कहा था कि क्या संजय सिंह को और हिरासत में रखने की जरूरत है। एएसजी राजू ने कहा कि ईडी स्वीकार करने के लिए तैयार है कि संजय को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। संजय सिंह की रिहाई के पक्ष में ईडी की रियायत शीर्ष अदालत द्वारा पहले की गई एक टिप्पणी से प्रेरित थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दत्ता ने राजू से कहा कि अगर शीर्ष अदालत गुण दोष के आधार पर संजय सिंह को जमानत देने का फैसला करती है तो उसे पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में फैसला करना पड़ सकता है। पीएमएलए की धारा 45 में कहा गया है कि अदालत आरोपी को तभी रिहा कर सकती है जब कोर्ट संतुष्ट हो कि यह मानने का उचित आधार है कि वह दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अदालत ने ईडी से कहा कि वह संजय सिंह के पक्ष में किसी भी टिप्पणी के पूरे मामले पर पड़ने वाले नतीजों पर विचार करें। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने अपने शुरुआती बयानों में संजय सिंह को फंसाया नहीं था। सुनवाई के दौरान सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शुरू में उनका नाम नहीं था। अदालत को बताया गया कि उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि अरोड़ा ने सिंह से जुड़े एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दिए थे। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को जब्त करने के लिए है और वकीलों से यह जांच करने के लिए कहा। हालांकि वर्तमान मामले में सवाल नहीं उठ रहा है कि क्या यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो क्या पीएमएलए आकर्षित होगा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति तैयार किए जाने के चरण में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों, संस्थाओं सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आपराधिक साजिश रची थी। यह आरोप लगाया गया था कि साजिश में जानबूझकर छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थी। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को हाल ही में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करके अपने आयुर्वेदिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भ्रामक विज्ञापनों को रोकने में विफल रहने के लिए अदालत के समक्ष पेश किए गए आकस्मिक माफी हलफनामे पर फटकार लगाई। भ्रामक विज्ञापन मामले से संबंधित अवमानना कार्यवाही में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। मामले पर सिर्फ पतंजलि ने हलफनामा दाखिल किया है, जिसके एमडी बालकृष्ण हैं। बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से भी हलफनामा देना था।
पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण शीर्ष अदालत पहुंचे। इस दौरान अदालत ने दोनों को उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने और नियमों की अनदेखी करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। साथ ही आदेश दिया कि अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने पतंजलि के एमडी के हलफनामे में दिए बयान को भी खारिज कर दिया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कहा कि यह पूर्ण अवहेलना है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश भर की अदालतों से पारित हर आदेश का सम्मान होना चाहिए। आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था। अदालत ने कहा कि आपको अदालत में दिए गए आश्वासनों का पालन करना होगा। आपने हर सीमा लांघ कर रख दी है। वहीं अदालत ने केंद्र पर भी सवाल उठाए। कहा कि आश्चर्य की बात ये है कि जब पतंजलि ये कहकर शहर जा रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया। कोर्ट ने पतंजलि, रामदेव, बालकृष्ण से कहा कि आपको परिणाम भुगतने होंगे। अगर आपको माफी मांगनी होती तो आप शुरुआत में ही कहते कि हमें माफ कर दें। इसके बाद रामदेव की ओर से उनके वकील ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि जो पहले हुआ उसके लिए आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, आपको कोर्ट को दिए गए अंडरटेकिंग का पालन करना होगा। आपने हर बाधा तोड़ दी है और अब ये कहना है कि आपको खेद है, उचित नहीं। रामदेव के वकील ने कहा, यह उनके लिए एक सबक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए रामदेव और बालकृष्ण को 1 सप्ताह के भीतर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय करते हुए निर्देश दिया कि दोनों अगली सुनवाई के दिन उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे। अदालत ने कहा उसे रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ झूठी गवाही का मामला भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हलफनामे के साथ दस्तावेज जोड़े गए, जबकि दस्तावेज बाद में तैयार किए गए। ये झूठी गवाही का स्पष्ट मामला है। हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे, लेकिन वही सब बातें बता रहे हैं जो हमने अब तक देखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 5 जिलाधिकारियों को फटकार लगाई है। दरअसल 5 जिलाधिकारी अवैध खनन मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अधिकारियों को 25 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की सदस्यता वाली पीठ ने ये आदेश दिया है। पीठ ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों के मन में अदालत, कानून और संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है। पीठ ने कहा कि यह मानसिकता इन अधिकारियों की मुश्किल परिस्थिति में डाल देगी। जब अदालत उन्हें ईडी के समन पर पेश होने का निर्देश दे रही है तो उन्हें आदेश का पालन करना चाहिए और ईडी के सामने पेश होना चाहिए। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अमित आनंद त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पेश हुए। तमिलनाडु सरकार के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने में व्यस्त थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को ईडी के सामने पेश होकर उन्हें पेश न होने की वजह बतानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को ईडी के सामने पेश होने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। दरअसल ईडी ने वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावुर, अरियालूर जिलों के जिलाधिकारियों को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था।
बीते साल 28 नवंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगा दी थी, जिस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बीते 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 5 जिलाधिकारियों को अवैध खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को केवल ऐसे मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्र के खिलाफ अपराध से जुड़े हों। सीजेआई सीबीआई की स्थापना दिवस पर आयोजित डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान माला का 20वां व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए ताकि काम में देरी कम हो। उन्होंने कहा कि तकनीक के चलते अपराध की दुनिया बदल गई है और जांच एजेंसियों को बड़ी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई के स्थापना दिवस पर केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी नसीहत दी है। सीजीआई ने कहा कि हमने प्रमुख जांच एजेंसियों को बहुत कमजोर कर दिया है। जांच एजेंसियों को केवल उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित हैं। Law enforcement agencies like the CBI can analyze vast amounts of data rapidly, identifying trends, anomalies, and potential leads with unprecedented accuracy. For example, in a human trafficking case, AI-powered algorithms analyze social media data to identify patterns of suspicious behavior and communication among potential perpetrators. Law enforcement was able to sift through vast amounts of data quickly and efficiently, pinpointing critical leads and actionable intelligence that might have otherwise gone unnoticed. AI aids in the decomplication of crimes, breaking down intricate cases into manageable components for analysis and resolution. सीजीआई ने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता के तहत अदालतों को डिजिटल सबूत मांगने के लिए समन देने का अधिकार है। छापेमारी और पर्सनल डिवाइस की अवांछित जब्ती के उदाहरण जांच की जरूरतों और गोपनीयता के अधिकारों को संतुलित करने की जरूरत है। Law enforcement agencies are harnessing the power of AI and data analytics to forecast criminal activity and allocate resources. However, it is imperative to prioritize ethical considerations in the utilization of these technologies as well. Clear guidelines and safeguards must be established to prevent misuse or abuse of AI and other advanced technologies, safeguard privacy rights, and address biases that may inadvertently arise. By doing so, we can build trust and confidence among stakeholders and uphold the integrity of our justice system. वहीं सीजीआई ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना आवश्यक है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसे क्रिमिनल जस्टिस में एक गेम चेंजर करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर 28 मार्च को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया। ईडी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसमें जज से बाकी दलीलों के साथ ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड बताने से मना कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई आरोपी जांच एजेंसी को या फिर पुलिस को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पासवर्ड देने से इनकार कर सकता है, या फिर क्या जांच एजेंसी या फिर पुलिस जबरन किसी आरोपी से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पासवर्ड ले सकती है? हाल ही में सीजेआई ने भी कहा था कि तलाशी जब्ती की शक्तियों और निजता के अधिकारों में संतुलन जरूरी है। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझें कि इस मसले पर कानून में क्या कुछ व्यवस्था है। सीएम अरविंद केजरीवाल अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पासवर्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को नहीं बता रहे। यहां से ये सवाल रेज होता है कि क्या एक एक्यूज्ड अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पासवर्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देने से इनकार कर सकता है?
आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है एंड आर्टिकल 20 हमें राइट टू प्रिवेसी की इम्यूनिटी देता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी भी तरह अनलॉक करना एक टेस्टिमोनियल एक्ट है। सेल्वी यादव केस में बताई गाइडलाइंस के अनुसार एक्यूज्ड को यह साझा करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दी जा रही है वो इनक्रिमिनेटिंग है या नहीं। अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पासवर्ड देना खुद के खिलाफ एविडेंस देना है, जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की डेफिनेशन में आता है, फॉर विच आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। और उधर गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने आंशिक सुनवाई वाले मामलों को एक अदालत के रोस्टर से हटाकर दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की मांग पर मंगलवार को नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो इस तरह के अनुरोधों पर हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है और कहा कि प्रधान न्यायाधीश केवल रोस्टर के मास्टर हैं जब तक कि एक रोस्टर को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है और विभिन्न न्यायाधीशों या पीठों के बीच मामलों का आवंटन नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार इस तरह के रोस्टर को अंतिम रूप देने के बाद प्रधान न्यायाधीश को किसी खास मामले को एक पीठ से निकालकर दूसरी पीठ को सौंपने का अधिकार नहीं मिल जाता है। चीफ जस्टिस अग्रवाल ने रेखांकित किया, हाँ, मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक रोस्टर तय नहीं हो जाता। एक बार रोस्टर तय हो जाने के बाद चीजें मुख्य न्यायाधीश के हाथ से निकल जाती हैं, फिर रोस्टर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्यथा क्या होगा यह कि एक बार जब मुख्य न्यायाधीश रोस्टर तय कर देंगे तो वो किसी मामले को एक बेंच से निकालकर दूसरी बेंच को दे देगी। ये संभव नहीं है। अदालत ने ये टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा ने एक एकल न्यायाधीश के बोर्ड से आंशिक रूप से सुने गए मामले को हटाने का अनुरोध किया ताकि इसे किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मई की पीठ के समक्ष पेश होते हुए ओझा ने प्रस्तुत किया कि एक मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों को पीठों के बीच स्थानांतरित करने की शक्ति है, बशर्ते कि स्थानांतरण के लिए कारण दिए गए हों। उन्होंने बताया कि यह प्रथा 1960 के दशक से चली आ रही है। मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने जवाब दिया कि वह पूर्ण न्यायालय के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद आंशिक रूप से सुने गए मामले को एक पीठ से हटाने और इसे किसी अन्य पीठ को देने की इस प्रथा को समाप्त कर देंगे। उधर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दोषपूर्ण जांच के एक स्पष्ट मामले में खामियां उठाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि ईडी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि सभी मामलों में जल्दी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उसे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। विशेष न्यायाधीश PMLA राउज एवेन्यू कोर्ट के फारूक ने इस दौरान यहां पर कहा कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ईडी के जांच अधिकारियों के लिए हर जांच के संबंध में अपेक्षित तत्परता परिश्रम के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन हो। न्यायाधीश धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कथित अपराध करने के लिए 5 व्यक्तियों के खिलाफ ईडी द्वारा दायर एक शिकायत मामले की सुनवाई कर रहे थे। मुकदमे के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये आरोप लगाया गया था कि 2009 में आरोपी व्यक्तियों ने 8 चेक बनाने और इसके साथ ही बनाने के लिए आपस में साजिश रची। 3 चेक भुनाए गए और 2 आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित बैंक खातों में इस दौरान जमा किए गए, जिसमें PNB और उसके खाता धारकों को गलत नुकसान हुआ और खुद को गलत लाभ हुआ। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने शेष 5 जाली और मनगढ़ंत चेक को भुनाने का प्रयास किया। हालांकि उनके प्रयास सफल नहीं हो सके क्योंकि
बैंकों द्वारा चेक की जालसाजी का पता लगा लिया गया था। अदालत ने कहा कि आयोग यह जांच करने में विफल रहा कि बैंक खातों का संचालन करने वाले कौन लोग थे और किन परिस्थितियों में ऐसे खातों में दागी धन जमा किया गया था। अदालत ने पाया कि आरोप पत्र या शिकायत पेश करने में न केवल 9 से 10 साल से अधिक की अनुचित आवश्यकता और अस्पष्ट देरी हुई, बल्कि जांच भी दोषपूर्ण थी। इसमें कहा गया है कि जांच में देरी और खामियों की परिस्थितियों और कारणों को देखना और इस तरह की सुस्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना ईडी के सक्षम प्राधिकारी का कार्य है। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.